उत्तर कोरिया एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं इसके सख्त कानून। लेकिन ये सिर्फ कानून नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर कंट्रोल रखने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि उत्तर कोरिया में आपको सिर्फ जुर्म करने पर ही नहीं, बल्कि जुर्म करने का सोचने पर भी जेल हो सकती है। जी हाँ, सोचने पर भी। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपके एक्शन पर ही नहीं, बल्कि आपके विचारों पर भी पहरा बैठा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर कोरिया आखिर ऐसा बना कैसे। आज जो हम देख रहे हैं उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों को देखना होगा। तो कहानी शुरू होती है 1945 से। 35 साल के जापानी शासन का अंत होता है और कोरिया दो हिस्सों में बंट जाता है। फिर 1948 में किम इल सुंग के साथ किम राजवंश की नींव पड़ती है और 1950 में शुरू होता है कोरियाई युद्ध, जिसने इस बंटवारे पर मानो पक्की मुहर लगा दी। और सबसे दिलचस्प बात, टेक्निकली आज भी दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं, क्योंकि कभी कोई शांति समझौता हुआ ही नहीं। तो इसी इतिहास ने एक ऐसे समाज को जन्म दिया जहां कंट्रोल की शुरुआत होती है सबसे छोटी, सबसे पर्सनल चीजों से। चलिए देखते हैं कि ये हुकूमत लोगों की रोजमर्रा की पसंद को भी कैसे अपने काबू में रखती है। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की, जैसे नीली जीन्स। जी हां, ब्लू जीन्स पहनना वहां बैन है। क्यों? क्योंकि इसे पश्चिमी कल्चर और पूंजीवाद का सिंबल माना जाता है। और ये बात सिर्फ जीन्स पर ही खत्म नहीं होती। आप बाल कैसे कटवाएंगे ये भी आप तय नहीं कर सकते। सरकार की एक अप्रूव्ड लिस्ट है, बस उसी में से कोई हेयर स्टाइल चुनना होगा। बिल्कुल वैसे ही सनग्लासेस लगाना या बालों में कलर करवाना, ये सब भी नियमों के खिलाफ हैं। सरकार को लगता है कि ये सब बाहरी दुनिया का बुरा असर है। ये कंट्रोल कपड़ों से आगे बढ़कर खाने पीने और मनोरंजन तक पहुंच जाता है। अगर कोई साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड फिल्म देखते हुए पकड़ा गया तो सजा हो सकती है लेबर कैंप। और तो और हॉट डॉग या टिटबॉकी जैसे खाने पर भी बैन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बाहरी कल्चर से जुड़े हैं। तो सरकार इन सब पर पाबंदी लगाती क्यों है? इसके लिए उन्होंने एक खास शब्द बनाया है, वैचारिक संदूषण। इसका मतलब है बाहरी दुनिया का कोई भी ऐसा आइडिया जो हुकूमत के कंट्रोल को चैलेंज कर सकता है, उसे जड़ से ही खत्म कर दो। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ कपड़ों, हेयर स्टाइल या खाने तक ही नहीं है, ये इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। उत्तर कोरिया में सरकार जन से ही ये तय कर देती है कि किसकी जिंदगी का रास्ता क्या होगा। और इस सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा हथियार है सोंगबुन सिस्टम। ये एक तरह का क्लास सिस्टम है जो आपके परिवार की हिस्ट्री, आपके पूर्वजों की वफादारी के आधार पर आपका पूरा भविष्य तय कर देता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, समाज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है कोर क्लास। इसमें क्रांतिकारियों और वॉर हीरोज के परिवार आते हैं। इन्हें राजधानी प्योंगयांग में सबसे अच्छी नौकरी, पढ़ाई और घर मिलते हैं। फिर आती है वेवरिंग यानी बीच की क्लास। इसमें आम मजदूर किसान हैं जिन पर हर वक्त निगरानी रखी जाती है। और सबसे नीचे है हॉस्टाइल क्लास, जिनके पूर्वज जमींदार थे या जिनका साउथ कोरिया से कोई कनेक्शन था। इन्हें सबसे खराब काम और भेदभाव झेलना पड़ता है। और जब बात सजा की आती है तो ये कंट्रोल और भी भयानक हो जाता है। यहां 3 जनरेशन पनिशमेंट का कानून है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने कोई राजनीतिक जुर्म किया तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी, बल्कि उसके पूरे परिवार, उसकी अगली 2 पीढ़ियों को भी मिलेगी। सोचिए, उस अपराधी के पोते पोतियां जेल में पैदा होंगे और जन्म से ही उन्हें गद्दार का टैग दे दिया जाएगा, ताकि बगावत का कोई ख्याल भी किसी के मन में ना आए। और भी बहुत कुछ है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो सरकारी परमिट चाहिए। पासपोर्ट, वो तो सिर्फ कुछ खास एलीट लोगों के लिए है। सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस, सब कुछ सरकार का है। और तो और अपना कोई भी धर्म मानना, ये भी एक जुर्म है जिसकी सजा हो सकती है। तो जब समाज को इस तरह से कंट्रोल कर लिया तो अगला कदम क्या होगा? लोगों के मन पर, उनकी सोच पर कब्जा करना। चलिए अब इस कंट्रोल के पिरामिड के सबसे ऊपर चलते हैं। सूचना यानी इंफॉर्मेशन को ही देख लीजिए। जहां पूरी दुनिया में ग्लोबल इंटरनेट है, वहीं उत्तर कोरिया में है एक बंद इंट्रानेट। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिस पर सरकार की पूरी नजर है। टीवी पर सिर्फ एक सरकारी चैनल आता है जिसे आप बदल भी नहीं सकते। और प्राइवेट मीडिया, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। वहां हर नागरिक को सरकार के बनाए 10 वैचारिक सिद्धांत रटने पड़ते हैं और हर एक सिद्धांत का निचोड़ एक ही है
किम परिवार के प्रति 100% वफादारी। और मजे की बात देखिए, अगर कोई इन सिद्धांतों को सुनाते हुए जरा सा भी लड़खड़ा गया ना, तो उसे देशद्रोही भी माना जा सकता है। तो यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जब सब कुछ इतना कंट्रोल्ड है तो फिर वहां चुनाव क्यों होते हैं? वो भी ऐसे चुनाव जहां उम्मीदवार ही सिर्फ एक होता है। असल में ये चुनाव कोई चॉइस नहीं, ये तो वफादारी का एक टेस्ट है। वोट देना सबके लिए कंपलसरी है, और जो वोट देने नहीं जाता उसे सीधे सीधे गद्दार मान लिया जाता है। तो जब 100% वोटिंग होती है तो सरकार इसे दुनिया के सामने अपनी ताकत और जनता के अटूट समर्थन की तरह पेश करती है। और ये वफादारी सिर्फ वोटिंग वाले दिन नहीं दिखानी होती, इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है। हर घर में किम परिवार के नेताओं की तस्वीरें लगाना जरूरी है। उनकी पुण्यतिथि पर पूरे देश को सबके सामने रोना पड़ता है। हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं जहां लोगों को अपनी वैचारिक गलतियां माननी पड़ती हैं। सड़कों पर म्यूजिक की जगह नेताओं के भाषण चलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों है इतना कंट्रोल? इस पूरी की पूरी व्यवस्था के पीछे का असली मकसद क्या है? इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली, शासन का डर। उन्हें डर है कि अगर लोगों तक बाहरी दुनिया की जानकारी पहुंच गई तो बगावत हो सकती है। और दूसरी वजह है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगे हैं कि ये दुनिया से और भी ज्यादा कट गया है। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सारी जानकारी हमें उन लोगों से मिलती है जो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हुए या फिर USB ड्राइव्स के जरिए खुफिया तौर पर जानकारी बाहर भेज पाए। यानी पूरी और एकदम लेटेस्ट तस्वीर क्या है, ये अभी भी दुनिया से छिपी हुई है। क्या पता आज के नियम पहले से भी ज्यादा सख्त हों। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब कोई सरकार ये कंट्रोल करने लगे कि आप क्या देखते हैं, क्या करते हैं और यहां तक कि क्या सोचते हैं, तो फिर इंसान का अपना क्या बचता है? एक ऐसा सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।